आज हम सैलरी के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। आपको पता ही है, हमने बात की थी जब फर्स्ट लेक्चर हमारा था कि जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम टैक्स तो बात की बात है, पहले ये पता किया जाए कि इनकम कहाँ कहाँ से होती है। तो हमने कहा था कि इनकम जो होती है टोटल 5 जगहों से हो सकती है, जिसमें से पहला हमने समझा था सैलरी, दूसरा प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। इसके अलावा हमने एक पढ़ा था हाउस प्रॉपर्टी से भी लोग बाग रेंटल इनकम कमाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बाग अपने कैपिटल गेंस लाइक गोल्ड हुआ, शेयर्स हुए, इन्हें खरीद बेच के भी पैसा कमाते हैं, इसे हम बोलते हैं कैपिटल गेन। और इनके अलावा जितने भी तरीके अदर सोर्सेज होते हैं कमाने के, उन सबको हम अदर सोर्स में रखते हैं। तो हम सक्सेसफुली इन 5 हेड में से हाउस प्रॉपर्टी से इनकम सीख चुके हैं, पीजीबीपी से इनकम निकालना सीख चुके हैं, और अब हम बात करना चाहते हैं सैलरी से। सैलरी आप सभी को पता है सैलरी क्या होती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सैलरी हेड में सैलरी टैक्सेबल कब होगी, तो उसका एक नियम है। वो नियम है कि सैलरी मिलने वाले और सैलरी देने वाले के बीच में एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। मतलब कि कर्मचारी और नियोक्ता का संबंध होना ज़रूरी है। अगर किसी साझेदार को, किसी पार्टनर को फर्म से सैलरी मिलती है, अगर एक साझेदार को फर्म से सैलरी मिलती है तो यहाँ पे साझेदार फर्म का कर्मचारी नहीं होता, वो तो खुद मालिक होता है अपने परसेंट का। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन ना बन पाने की वजह से अगर किसी साझेदार को अपनी फर्म से सैलरी मिलती है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। हमने पढ़ा था इस बारे में। तो कहने का मतलब है सैलरी हेड में कि सैलरी जाएगी, इसका खास नियम ये है कि एक तो आपके बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन होना चाहिए। और यहाँ हमारे लिए खास काम की बात कौन है? कर्मचारी। हम इस एम्प्लॉय के लिए ही पता करेंगे कि इस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिल रही है। ठीक बात है। अब यहाँ सैलरी का मतलब क्या? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस मतलब भत्ते प्लस फैसिलिटी प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो जब हम बोलते हैं सैलरी तो सैलरी में 4 चीज शामिल होती है: बेसिक, अलाउंस, फैसिलिटीज और रिटायरमेंट बेनिफिट। एक आदमी को बेसिक तो मिलता ही मिलता है, लेकिन वो अपने कार्य को ढंग से कर पाए इसलिए उसे भत्ते भी मिलते हैं। जैसे मान लो आप अपना गांव छोड़ करके 500-700 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हो, तो वहाँ आपको कोई जानता नहीं है, तो वहाँ पे आपको मकान किराए पे रहना पड़ता है। तो आप अपनी जेब से किराया वहाँ पे चुका रहे हो। तो कंपनी करती है, आपको HRA देती है। क्या देती है? HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता सैलरी के अलावा मिलता है। तो ये भी क्या है, आपकी सैलरी में काउंट होगा। या फिर मान लीजिए आपको जो आप काम करते हैं वो काम थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अकेले नहीं कर पाते, इसलिए आपको कंपनी ने एक हेल्पर दे रखा है, या यूं को एक असिस्टेंट दे रखा है, जिसका पेमेंट भी कौन करती है? कंपनी करती है। कंपनी ने आपको मोबाइल दे रखा है, इस मोबाइल का में रिचार्ज का खर्च कौन उठाती है? कंपनी उठाती है। कंपनी ने आपको काम करने के लिए लैपटॉप दे रखा है, और लैपटॉप का पैसा भी किसने दिया? कंपनी ने दे रखा है। तो कंपनी के जरिए आपको फैसिलिटी, तो ये भी सैलरी में शामिल होता है। इसके अलावा जब आप रिटायर होंगे तो आपको पीएफ प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलेगा, आपको ग्रेच्युटी का पैसा मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी, राइट? तो ये सब क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट। तो ये भी सैलरी का हिस्सा है। तो सैलरी की 2 बातें। नंबर 1, सैलरी
टैक्सेबल कब होगी सैलरी हेड में? जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन हो। एम्प्लॉय में क्या क्या चीज शामिल होगी? बेसिक सैलरी, टैक्सेबल अलाउंस वगैरह साथ आएंगे इसके अंदर, फैसिलिटी आएगी और रिटायरमेंट बेनिफिट्स आएंगे। इसके अलावा एक खास बात और है, सैलरी जो होती है वो टैक्सेबल किस बेस पे होती है? तो उसका रूल है अक्रू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। तो या तो अक्रू मतलब कमा ली और रिसीव्ड मतलब प्राप्त कर ली। तो जो भी अगर पहले हो गया तो सैलरी उसी में काउंट हो जाएगी, टैक्सेबल उसी साल में हो जाएगी। जैसे मान लो आपको पता है कि आपकी सैलरी 1000 रुपये पर मंथ है। कितनी? 1000 रुपये पर मंथ है। तो 12 महीने कितने मिलने चाहिए आपको? ऑफकोर्स 12,000। लेकिन ये जो सैलरी है वो है आपकी अप्रैल से मार्च तक की, लेकिन आपने अगले साल के अप्रैल और मई इन 2 महीने की सैलरी भी एडवांस ले ली इसी महीने में। कितनी? 2000। तो सवाल ये उठता है कि ये 2000 रुपये जो कि नेक्स्ट ईयर की सैलरी है वो नेक्स्ट ईयर में टैक्सेबल होगी या करंट ईयर में हो जाएगी? तो जवाब है करंट ईयर में ही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सैलरी टैक्सेबल किस बेस पे होती है? अक्रू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। तो 2000 अपने आपने कमाई ही नहीं है, कमाएंगे कब? अगले साल के 2 महीनों के अंदर। लेकिन रिसीव हमने कब कर लिया? इस साल में ही कर लिया एडवांस में। ऐसा हो सकता है अपन अपने ऑफिस में कहे कि सर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मुझे पैसों की नीड है, मैं चाहता हूँ कि मुझे अगले 2 महीने तक का एडवांस मिल जाए। तो बिल्कुल मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ये 2000 रुपये आपको इसी वर्ष टैक्सेबल करने। समझ में कहानी आपको? चलिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सैलरी चेन को लेकर के कि सैलरी चेन क्या होता है। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं सैलरी चेन की, वेतन श्रृंखला। देखिए आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगी। 9,000, 200, 10,000, 400, 11,000 या यहाँ कर लीजिए 12,000, फिर 500 और ऐसे करते करते लास्ट हो जाएगी मान लीजिए 20,000। ठीक है, तो मतलब सिस्टम ये रहने वाला है। जैसे मान लीजिए आप 1 जून 2011 को आपकी जॉब लगी। ठीक, तो आपको जॉब पे लगे 1 साल कब हो जाएंगे? जून से पहले क्या आता है? मई। तो 31 मई 2012 को हो जाएंगे आपको 1 साल। हाँ, ऐसे ही 2012-13, यहां पर भी हमारा ईयर क्या 21-22, 20-21 यहां तक। तो आप जिस दिन अपॉइंट हुए ना उस तनख्वाह कितनी थी आपकी? 9,000। नेक्स्ट ईयर तनख्वाह कितनी बढ़ गई आपकी? तो कितनी हो गई? 9,000। अगले कितनी होगी? 9,400। 200 बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे? जब तक कि 10,000 नहीं हो जाते। तो 9,600, यहाँ 9,800, यहाँ पे कितने हो गए? 10,000 पहुंच गए अपन। अब कितना इंक्रीमेंट है? 400 का। तो अब तनख्वाह बढ़ेगी हर साल 400 रुपये। 10,400, 10,800, 11,200 और 11,600। तो वर्तमान तनख्वाह कितनी होगी आपकी? 11,600। ये होती है वेतन श्रृंखला। आई बात समझ में? आपकी ज्वाइनिंग जिस डेट से थी उस डेट से आपको सैलरी मिलना शुरू होती है। शुरुआत यहाँ से होती है और ये इंक्रीमेंट है, हर साल इतना बढ़ेगा। 10 पहुंचने के बाद कितना बढ़ेगा? 400, 400, 400। और जैसे आगे जाके 12,000 हो जाएगा फिर तनख्वाह कितनी बढ़ेगी आपकी? 500, 500 बढ़ेगी हर साल। और ऐसा होता है, गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा होता है।
आई बात समझ में? तो ये होती है सैलरी चेन, और सैलरी चेन पोस्ट के अकॉर्डिंग होती है। कोई जैसे सबसे छोटी पोस्ट होती है एलडीसी, चपरासी की होती है, उसकी सैलरी चेन कम होगी, और उससे ऊपर एलडीसी थोड़ी बढ़ेगी, यूडीसी और बढ़ेगी, जूनियर अकाउंटेंट और बढ़ेगी, अकाउंटेंट और बढ़ेगी, डबल एओ और बढ़ेगी, एओ और बढ़ेगी, सीडीपीओ और बढ़ेगी। समझ में आई कहानी? पोस्टें बढ़ती जाएगी और सैलरी चेन भी बढ़ती जाएगी। तो ये आपको क्या सैलरी चेन समझ में आई? चलिए इसके बिहाफ पे क्वेश्चन करते भी अपन। बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ हमें दो तरह के कर्मचारी मिलेंगे, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उनका जो साल शुरू होता है वो शुरू होता है 1 मार्च से। कहां से? 1 मार्च से। तो खत्म कब होगा? 28 फरवरी को। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो 12 महीने गिनने हैं वो आपको गिनने मार्च से फरवरी। हाँ सही सुना आपने, मार्च से फरवरी। और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके 12 महीने नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल से मेरा मतलब है 1 अप्रैल पे शुरू और 31 मार्च पे खत्म। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनसे 1 महीना एडवांस्ड है। ठीक है, ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है, श्री कुंदन ने 1 जून 2016 को 15,500, 20,800, 24,000 रुपये के वेतनमान में नौकरी प्रारंभ की। तो कुंदन जी की जॉब कब लगी? 1 जून 2016 को। तो इनको 1 महीने कब होंगे? 31 मई 2017 को, ये तो पहले साल, 17-18 को दूसरा साल, 18-19 को तीसरा, 19-20 को चौथा और 20-21 को पांचवा। आपने कहा क्या? 20-21। तो यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ मैं ना, 1 जून 20 और यहाँ पे आपकी हो जाएगी 31 मई 20 और यहाँ हो जाएगी 31 मई 21। ठीक है। तो अच्छा, वेतन क्या था इनका? 15,000। आगे फिर ये है इनकी सैलरी चेन। आगे इसमें लिखा हुआ है प्रश्न में, उनके एम्प्लॉयर ने उसे 2 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान की। इसका मतलब ये है कि कुंदन जी की सैलरी 15,000 से नहीं, 15,000 में एक बार 500 प्लस और एक और बार 500 प्लस, सीधा शुरू कहां से भी? 16,000 से। क्योंकि लिखा हुआ है एम्प्लॉयर ने उन्हें 2 वेतन वृद्धि अग्रिम प्रदान की, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 15,000 नहीं है, 16,000 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर कितनी जाएगी? 16,500। फिर नेक्स्ट ईयर 17,000, फिर नेक्स्ट ईयर 17,500, फिर नेक्स्ट ईयर 18,000 रुपये। चलिए, इसने आपसे पूछा है असेसमेंट ईयर 20-21 में उनकी बेसिक सैलरी ज्ञात कीजिए यदि वह सरकारी कर्मचारी है तो मैंने कहा सर, अगर हमारे कुंदन जी की गवर्नमेंट जॉब लगी ना, मतलब सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट वो क्या है? एम्प्लॉय है, तो हमें महीने कहाँ से गिनने हैं? मार्च से फरवरी, मतलब मार्च 20 से फरवरी 21। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या है? मई 21। तो मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने तक कितनी थी? 17,500। करो मल्टीप्लाई। 52,500। इसका मतलब बचे हुए 9 महीने कितनी थी? 1,62,000। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है? 2,14,500। मैंने कहा सर, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब तो इनकी बेसिक सैलरी 2,14,500 रुपये हो जाएगी। सेकंड केस में इसने कहा है कि अगर उनकी प्राइवेट जॉब लगी हो तो, मतलब वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो। मैंने कहा सर, तो फिर इनके जो ईयर है ना वो क्या लगेगा? अप्रैल से मार्च। तो अप्रैल और मई 2 महीने यहाँ पर, तो 2 महीने तक कितनी रहेगी? 17,500। कितनी? 35,000 रुपये। और बाकी कितने महीने बचे? 10। तो 10 महीने कितनी रही? 18,000 रुपये। टोटल 1
80, कुल कितना 2,15,000। ठीक है। राम केमिकल्स लिमिटेड दिल्ली में 6,400, 400 और 9,600 रुपए के वेतनमान में 1 जून 2014 को अपॉइंट हुआ और इसने बता रखा है इसका प्रारंभिक वेतन कितना था, 6,400 था। ठीक है। अच्छा, इसको एक्सेल कब हो जाएंगे, 31 मई 2015 को। ऐसे ही अगर मैं कंटिन्यू ईयर लिख लूँ ठीक रहेगा, 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ पर भी 2016, 17, 18, 19, 20 और 21, बस 20-21 हमारे काम का है। और यहाँ पे ध्यान, डेट कितनी है, 31 मई। ठीक है। और इसकी शुरुआत कितने की वेतनमान से भी, 6,400। तो तनख्वाह अगली कितनी होगी इसकी, 6,800। उसके नेक्स्ट ईयर 7,200, 7,600, 8,000, फिर से 8,400 और 8,800 रुपये। तो आगे इसने एक बात कही है, उन्हें वेतन का 40%, जितनी सैलरी होती है ना उसकी, उसका 40% क्या मिलता है, डीए मिलता है, डी अर्नेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। इसके अलावा 10% सीटी कंपनसेंट्री अलाउंस भी मिलता है। सैलरी का 10% सीटी कंपनसेंट्री अलाउंस। और इसके अलावा कर्मचारी वर्ष 21-22 के लिए उनकी वेतन शीर्षक की सकल आय की गणना कीजिए। यदि वे कंपनी के बजाय सरकारी सेवा में हो तो उनकी आय कितनी होगी। अभी एक बार अपन बात कर रहे हैं एज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो आप इसकी बेसिक सैलरी कहां से कहां तक लोगे, अप्रैल से मार्च तक। तो देखो अप्रैल मई 2 महीने तो यहाँ रहे, तो 2 महीने उसकी तनख्वाह कितनी थी, 8,400। और बाकी के बचे 10 महीने उसकी तनख्वाह कितनी थी, 8,800। कितना हो रहा है, 16,800। यहाँ कहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद 88,000, टोटल कितना हो जाएगा, 1,04,800। ये है आपकी बेसिक सैलरी। और आपको आपकी बेसिक सैलरी का 40%, 41,920 रुपये क्या मिलता है, डीए मिलता है। इसके अलावा आपको आपकी सैलरी का 10%, 10,480 सीटी कंपनसेंट्री अलाउंस मिलता है। टोटल कर लो, 1,57,200 तनख्वाह बनेगी इसकी, अगर वो कैसा एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट। और अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मैं इसकी तनख्वाह जो गिनूंगा 12 महीने कहाँ से गिनूंगा, फरवरी से मार्च तक के। तो फरवरी से मार्च तक अगर आप गिनोगे तो मार्च से फरवरी तक, मैं उल्टा बोल गया ना, मार्च से फरवरी गिनोगे तो मार्च अप्रैल मई 3 महीने कहाँ जाएंगे आपके, 8,400 में। तो 3 महीने इंटू 8,400 कितना हो रहा है, 25,200 रुपये। इसके अलावा बाकी कितने बचे, 9 महीने। और तनख्वाह कितनी होगी इस समय, 8,800, 79,200। टोटल कितना हो रहा है, 1,04,400। इस 1,04,400 का 41,760, हाँ 40% आपको डीए मिलता है। कितना, 41,760। और इस 104,400 का 10% जो कि होता है 10,440 आपको मिलता है सीटी कंपनसेंट्री अलाउंस। 1,56,600। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो इसकी कुल तनख्वाह होती 1,56,600 रुपये। ठीक है।
ध्यान रखना, मैंने आपसे एक बात कही थी कि सैलरी में 4 चीज शामिल होती है, बेसिक, अलाउंस, फैसिलिटीज और रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पे बेसिक सैलरी थी और 2 अलाउंस थे, तो सैलरी में शामिल होंगे। ठीक।